हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी MPS फर्स्ट ईयर के टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागमों की समीक्षा कीजिए। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी जो विचारधारा उसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए देखते हैं। भारतीय समाज के पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान रहा है। यहाँ लिंग भेदभाव के आधार पर महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है। तो बच्चों, प्रारंभ से ही वर्ण व्यवस्था से भारत जो है वो पुरुष प्रधान रहा है और यहाँ पर पुरुषों को सबसे ऊपर रखा गया है और समाज की सारी भागदौड़ पुरुषों के हाथ में दी गई है और समाज के अंदर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। इसमें परिवर्तन करने के लिए प्रश्न नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की दिशा में लगातार कमी आती गई। तो बच्चों, यहाँ पर प्रारंभ में जब पुरुष प्रधान समाज रहा तो यहाँ पर पुरुष जो थी वो शोषित होती रही पुरुष प्रधान समाज में, और कभी भी महिलाओं के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। इसलिए महिलाएं जो थी उनकी स्थिति आज वर्तमान तक पिछड़ गई थी। लेकिन वर्तमान में महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने के बाद इनके जब महिला संगठन स्थापित हुए और राजनीति में इनकी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई, तो जब से महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा। एक सामाजिक सांस्कृतिक परिकल्पना के अनुसार पितृसत्ता का अर्थ है ऐसी समाज संरचना जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों का वर्चस्व होता है और वे उनका उत्पीड़न व शोषण करते हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के मूल कारण क्या है, बात करते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण की नारीवादी विचारकों का मानना है कि चाहे आदर्शवादी विचारक हो या उदारवादी, रूढ़िवादी लेखक हो या मार्क्सवादी, सभी ने अपनी रचनाओं में महिलाओं की अवहेलना की है। यानी इन सब ने जो भी विचार लिखे हैं इसमें महिलाओं के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की। प्रारंभ से ही इस विचारधारा का दृष्टिकोण रहा है कि नारी और पुरुष का कार्यक्षेत्र अलग अलग है और इन महिलाओं और पुरुषों के प्रति दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो गया। और इनका मानना यह है कि पुरुषों का काम है भारत की आर्थिक शक्ति अर्जित करना, जबकि महिलाओं का काम है घर बार संभालना, झाड़ू पोछा और परिवार बसाना। तो ये वैचारिक दृष्टिकोण ने महिलाओं की स्थिति में पिछड़ापन ला दिया, इसलिए समाज में पुरुष प्रधान समाज की स्थापना हुई। फिर ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, फ्रेंच विचारकों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से स्त्री नहीं होता बल्कि वे स्त्री बन जाता है। यानी ये बोला गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्त्री और पुरुष नहीं बल्कि हमारी जो सोच होती है वो इस लड़की और लड़के में भेद डाल देती है। बहुत से ऐसी जगह पर भी है जहाँ पर स्त्री बेटी पैदा होती है लेकिन उसे एक लड़की की तरह उसको पाल के उसे बड़ा करके और उसे एक काबिल बना दिया जाता है। तो वो भी घरों की जो घर के लोग हैं बड़ों की अपनी आवश्यकता पूरी करती है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जन्म से स्त्री नहीं होता बल्कि वे स्त्री बन जाता है। स्त्री से उनका अभिप्राय जैविक अंतर नहीं है बल्कि जैविक अंतर आमतौर पर एक बालक अपनी बाल्यावस्था से लेकर बड़े होने तक यही देखता है कि उनके पिता काम काज के लिए जाते हैं और माँ घर में रहती है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित हो गया है कि बच्चे के मन में खुद ब खुद ही ये सोच उत्पन्न हो जाती है कि जो पुरुष है वो बाहर कमाने जाता है और स्त्री जो है वो घर पे रहती है। इसलिए इन मनोवैज्ञानिक आधार के जो दृष्टिकोण है उनका ये मानना है नारी के पिछड़ने का। फिर आर्थिक दृष्टिकोण, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुष से कम आंका गया है कि हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाओं को घर के अंदर रहकर ही घर परिवार की सेवा करनी चाहिए, जिस कारण महिला वर्ग समाज के आर्थिक क्षेत्र में अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पाते। क्योंकि महिलाएं जब घर का काम करती रहेंगी तो काम नौकरी वोकरी कैसे कर पाएंगी, इसलिए उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं रह पाती। इसलिए आर्थिक शक्ति के लिए उन्हें अपने पुरुष यानी अपने जो हस्बैंड है उसके ऊपर रहना पड़ता है। आर्थिक जगत में महिलाएं एक अल्पसंख्यक वर्ग अथवा एक वंचित वर्ग बनकर रह गई। आर्थिक दृष्टिकोण थे। अब बात करते हैं नारीवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पश्चिम में नारीवादी आंदोलन 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में शुरू हुआ। यानी नारीवादी आंदोलन, नारियों के प्रति जो आवाज़ उठी गई वो 18वीं शताब्दी से। 1792 ईस्वी में मेरी बुलस्टन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम स्त्री अधिकारों की रक्षा था। बाद में कई उदारवादी विचारकों जैसे जेस मिल, जर्मी बेंथम, टॉमस हॉब्स आदि ने महिला अधिकारों का जोरदार समर्थन किया। 19वीं सदी के अंत तक ये विचारधारा जोर पकड़ चुकी थी कि महिलाओं को सभी पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया जाए और बहुत से विचारकों ने विश्व भर में महिलाओं को सताए जाने वाले उनके अधिकारों के हनन और यौन शोषण की आलोचना की, जिसके प्रति उनके गहरी चिंता भी प्रकट की। तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति में सुधार होने लगा, इन्हें राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाने लगी।
इस तरह से नारीवादी आंदोलन हुआ। अब नारीवादी विचारधारा का विकास कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि नारीवादी विचारधारा का जो विकास था वो 19वीं शताब्दी से माना था। जब नारीवादी आंदोलन स्टार्ट हुए थे तो जे.एस. मिल, टॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने, यानी जॉन लॉक जैसे विचारकों ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करा और इन्होंने पुरुष और महिलाओं को एक समान आंका और उन्होंने बोला कि कोई भी किसी पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता, ना पुरुष ना स्त्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों को समाज में पूरा हक मिलना चाहिए। अतः स्त्री पर पुरुषों का कोई वर्चस्व नहीं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इनको नारी मुक्त आंदोलन का प्रवक्ता भी माना जाता है। विश्व की प्रथम नारीवादी महिला स्टॉन काफर्ट के द्वारा शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि महिलाएं हर स्थान पर शोषण का शिकार होती रही हैं। महिलाओं के साथ सदैव भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिस कारण से उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और उनका कार्य क्षेत्र घर तक और व्यक्तिगत सीमाओं में बंद कर रह गया। पहला, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति दृष्टिकोण। जी, वर्तमान पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए सुप्रसिद्ध नारीवादी विचारक एच.डी. बीवेयर ने अपनी पुस्तक में कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। इस संबंध में उनका विचार था कि स्त्री चाहे गरीब हो या अमीर, अशिक्षित हो या शिक्षित, उसको अपनी लड़ाई का सामना स्वयं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने स्त्रियों का पुरुषों के प्रति दृष्टिकोण बताया और इनका जो दृष्टिकोण था एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था। इनका मानना था कि स्त्री जो है पैदा नहीं होती बल्कि उसे लिंग के आधार पर, यानी मनोवैज्ञानिक के आधार पर उसे बना दिया जाता है। फिर है पितृतंत्र की राजनीति स्थिति। आपको पता है ब्रिटेन की सुप्रसिद्ध एक अन्य नारीवादी समीक्षक ने अपनी पुस्तक में पितृतंत्र की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया। इसमें पुरुषों की प्रधानता तथा नारी के शोषण की समीक्षा की गई। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में नारी की स्थिति को कमज़ोर बताया गया और उनको पुरुषों का गुलाम बनाने के लिए विवश किया गया। तो ये पितृतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए राजनीति में पुरुषों का अधिकार हो गया और नारी पिछड़ती चली गई। अब बात है नारी अधिकारों की मांग। जब समाज में नारीवादी आंदोलन स्टार्ट हो गए और नारियों में जो जागरूकता उत्पन्न हो गई तो इनके अधिकारों की मांगों उठने लगी और बहुत सारे विचारकों ने नारियों के ऊपर बहुत सारी पुस्तकों की रचना करी और नारियों को जागरूक बनाया गया और नारी मांगों से नारियों की स्थिति में सुधार होने लगा। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। जी, भारत के अंदर गांधी जी की प्रेरणा से हजारों लाखों की तादाद में औरतों ने इन आंदोलन में भाग लिया और गांधी जी ने महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की बहुत ही भूमिका रही। भारत में गांधी जी की प्रेरणा से हजारों लाखों की तादाद में औरतें भी लड़ाई मैदान में शामिल थी। उन्होंने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिया। इतना ही नहीं, अरोड़ा आसिफ अली, दुर्गा भाभी, नागालैंड की रानी डिगाल, सुगता कृपलानी आदि जैसी अनेक महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। इन सभी महिलाओं ने विश्व में अपनी छवि को सभी के सामने उजागर किया, जिससे महिला उत्थान आरंभ हो गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण होता है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।